देखिए, अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, पहली बात तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन पर्पज प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि सोशल या किसी स्पेसिफिक चीज के लिए वो लोग इस्टेब्लिश होते हैं। जैसे कि हो गया स्पोर्टिंग क्लब हो गया, जैसे कि स्कूल्स हो गए एडुकेशन के लिए हो गया, जैसे कि कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए कोई सोसाइटी हो गया, या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन पर्पज प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इसीलिए इसका नाम है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। व्यापार नहीं कर सकते ये लोग जस्ट सोसाइटी के वेलफेयर के लिए स्टैब्लिश होते हैं। तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनका नाम है। इस चैप्टर का बेसिक्स है, अकाउंट्स में आप क्या करना चाहते हो इस चैप्टर से, तो यहां पर क्या है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम व्यापार करना नहीं होता, लेकिन अकाउंट्स में इनके लिए अकाउंटिंग का जरूरत क्यों है? क्योंकि यहां पे कोई सिंगल एक आदमी ओनर नहीं होता, यहां पर सभी मेंबर्स होते हैं। यहां पर ना कोई ओनर होता है, ना ही कोई पार्टनर्स होते हैं, यहां पे सभी क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। और वो मेंबर्स क्या होते हैं, ये मेंबर्स यहां पर सब्सक्रिप्शन देते हैं, चंदा देते हैं हर साल, और ये चंदा से इनका खर्चा वगैरह चलता है। कुछ मेंबर्स डोनेशन भी देते हैं, कुछ मेंबर्स फंड भी देते हैं, एंडोमेंट फंड या कोई स्पेशल फंड वो प्रोवाइड करते हैं। ये सब इनकम, सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो सारे सोर्स ऑफ इनकम और सारे एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वो एक्सपेंसेस को माइनस करके जो बचता है वो होता है सरप्लस। अगर इनकम ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से तो क्या मिलेगा, सरप्लस, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो इनकम से तो क्या होगा, डेफिसिट। यहां पर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का कोई बात नहीं होता। अब यहां पर देखिएगा बात, सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या किया जाता है अकाउंट्स में, तो इसमें पहला जो चीज बनता है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। दूसरा अकाउंट बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इसके बाद एक बैलेंस शीट बनता है। ये अकाउंटिंग फॉर्म के हिसाब से आपको तीन चीजें इसमें बनाने होते हैं, लेकिन हमें अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखना है, जो कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और उसे देख देख कर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया रहेगा और उसे देख देख कर हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनाना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ये दोनों चीज सीखने के पहले, दोनों चीज जानने के पहले, सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इस डिफरेंस को जाने आप ये चैप्टर में नहीं जा सकते हो। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और दूसरे साइड में हम लिख देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में लिखते हैं इट इज एज लाइक एज कैश बुक। ये कैश बुक की तरह होता है, याद रखेंगे, ये होता है कैश बुक की तरह, ठीक है। ये होता है कैश बुक की तरह। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट किसकी तरह होता है? कैश बुक की तरह। अब कैश बुक क्या होता है? जैसे हम लोग नॉर्मली कैश बुक बनाते हैं ना, पैसा कहीं से भी आया तो डेबिट में रिकॉर्ड होता था, पैसा कहीं को भी गया तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता था, वैसा ही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट सर्व करता है। थ्योरी के लिए भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये होता है इट इज एज लाइक एज पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जानते होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम लोग को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलता है, ये क्या होता है? पीएल अकाउंट की तरह होता है। दूसरा,
इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। कहीं को भी पैसा आए, किसी भी रीजन से पैसा आए, हर तरह का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट यहां पे रिकॉर्ड होता है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, वेदर ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर का मतलब बोलिए, कैपिटल नेचर का मतलब, कैपिटल नेचर का मतलब कोई एसेट्स का परचेज एंड सेल करने का, कोई फिक्स एसेट्स, जैसे प्लांट एंड मशीनरी सेल करोगे तो पैसा आएगा, वो कैपिटल रिसिप्ट्स हुआ। प्लांट एंड मशीनरी परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, वो कैपिटल पेमेंट हुआ। ठीक है, कोई भी फिक्स एसेट्स, मोटर बाइक खरीदे, कौन सा पेमेंट हुआ, कैपिटल पेमेंट हुआ या रेवेन्यू पेमेंट हुआ, बोलिए कैपिटल। मोटर बाइक का रिपेयर करवाए, बोलिए कौन सा एक्सपेंसेस हुआ, रेवेन्यू। ठीक है, तो यहां पर चाहे अब डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंसेस है या लॉस है, डेप्रिसिएशन का नेचर बताइए, रेवेन्यू है, लेकिन उससे कैश का मूवमेंट नहीं होता, इसलिए वो यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो कहीं कैश होता नहीं है ना, इसलिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में वो नहीं आएगा। दूसरा चीज यहां पर इट इंक्लूड्स, इसमें ओनली, इट इंक्लूड्स ओनली, सिर्फ क्या आता है इसमें, ओनली रेवेन्यू नेचर। क्या आता है, रोज रोज, रेवेन्यू नेचर मतलब हर साल का खर्चा जो होता है, रोज रोज का जो खर्चा होता है, रोज रोज का जो इनकम होता है, जिसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस करता है। ठीक है, ये रेवेन्यू नेचर होता है। रेवेन्यू नेचर मतलब हो गया खर्चा हो या इनकम, कुछ भी। जैसे मैंने सेल ऑफ स्टेशनरी किया, ऑर्गेनाइजेशन में सेल ऑफ स्टेशनरी है ना, परचेज ऑफ स्टेशनरी, ये कौन सा नेचर का हुआ, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस हुआ, ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, उसके बाद परचेज ऑफ प्लांट आएगा कि नहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, नहीं आएगा, क्योंकि वो एसेट्स परचेज किया है। इसके बाद सेल ऑफ बिल्डिंग आएगा कि नहीं, सेल ऑफ बिल्डिंग आएगा कि नहीं, सेल ऑफ बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू है, कैपिटल इनकम है कि रेवेन्यू है, कैपिटल है, इसलिए नहीं आएगा। लेकिन याद करिए, कोई भी एसेट्स का सेल अगर होता है और सेल करते समय उसका प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। जैसे फर्नीचर है 2500 का और उसको बेचे हैं 2000 में, बताइए लॉस हुआ, लॉस हुआ, कितना का लॉस हुआ, 500 का। 500 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। पूरा 2500 कहां जाएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में, लेकिन 500 कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ receipts and payment whether of current year, चाहे वो करंट ईयर का हो, करंट ईयर मतलब इस साल का, और प्रीवियस ईयर पिछले साल का, और नेक्स्ट ईयर अगले साल का। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में सभी तरह के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आते हैं, चाहे वो इस साल के हो, पिछले साल के हो या अगले साल के हो, हर तरह के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट यहां पर आएंगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इट रिकॉर्ड्स ओनली करंट ईयर incomes and expenditure।
करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये तीसरा नंबर हुआ इसका डिफरेंस। एंड चौथा लास्ट, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। पैसा आएगा तो ही इसमें रिकॉर्ड होगा, बाकी वगैरह नहीं आता इसमें। पैसा आएगा तो ही इसमें रिकॉर्ड होगा, बाकी सब चीज नहीं, एडवांस नहीं, आउटस्टैंडिंग इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है। मतलब पैसा का लिटरली मूवमेंट होना चाहिए, वही आएगा रिसिप्शन पेमेंट में। तो रिसिप्शन पेमेंट में क्या हुआ, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। कौन से बेसिस पे बनाया जाता है ये, कैश बेसिस पे। और ये बनाया जाता है एक्यूरल बेसिस पे। कौन से बेसिस पे, एक्यूरल बेसिस पे। तो कैश बेसिस पे बनाया जाता है कौन सा, रिसिप्शन पेमेंट। एक्यूरल बेसिस पे मतलब बाकी हो तो भी यहां पे ट्रांजेक्शन करेंगे, उधार है अभी तक दिया नहीं गया तो भी यहां पे ट्रांजेक्शन करेंगे। तो ये कौन सा बेसिस पे है, ये कैश बेसिस पे है। और ये कौन सा बेसिस पे है, ये एक्यूरल बेसिस पे। समझ आया। तो ये चार डिफरेंस अगर आप समझते हो तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर को समझ पाओगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम लोग कैसे बनाएंगे ये हम लोग जान पाएंगे। समझ आया बात। अभी एक चीज देखिएगा, किसी भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चे। वो मेन सोर्स ऑफ इनकम देखिएगा, एक तो पहला इनकम होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, पहला इनकम क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वो हर साल कुछ ना कुछ अपना, कुछ ना कुछ मतलब ये अमाउंट फिक्स्ड होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से, अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं मेंबर बने रहने के कारण। ये हर साल देते हैं किसको, क्लब को, ऑर्गेनाइजेशन को। तो हर साल आप देते हैं, वो कौन सा इनकम होता है, हर साल जो देते हैं उसका नेचर बताइएगा। याद रखिए सबसे पहले नेचर का बात कर ले, वो रेवेन्यू नेचर है कि कैपिटल नेचर है। तो सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से कौन सा नेचर का होता है, सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से रेवेन्यू नेचर का होता है। अभी देखिए दूसरा इनकम, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होता है, कभी कभी एंट्री फीस होता है। आप जब आ रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको एंट्री फीस देना होता है, एंट्रेंस फीस होता है। एंट्रेंस फीस जो हो गया वो कौन सा नेचर का होता है, रेवेन्यू नेचर का, जब तक क्वेश्चन नहीं बोले। अगर क्वेश्चन बोल देता है कि इसका कुछ पार्ट कैपिटल नेचर का हो सकता है तो इसका कैपिटल नेचर में कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन बोलता है इसका कुछ पार्ट रेवेन्यू नेचर का है तो उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रख सकते हैं। और अगर इसके बारे में क्वेश्चन एकदम साइलेंट है, चुपचाप है, तो हम लोग उसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करते हैं। डिपेंड ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि इसको क्या मानना है। लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता है तब तक ये क्या है, रेवेन्यू नेचर का है। याद रखिए ये सब में कंफ्यूजन होता है। तीसरा नंबर चीज, लाइफ मेंबरशिप फीस। बताएंगे आप क्या होता है ये, कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, जीवन काल के लिए वो अपना सदस्यता उस क्लब में रख लिया। लाइफ मेंबरशिप, लाइफ टाइम के लिए अगर आप पेमेंट कर दोगे तो उसको तो रेवेन्यू हम बना नहीं सकते ना, उसको हम कौन सा रिसिप्ट बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। तो बताइए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा या लाइबिलिटी में चला जाएगा, लाइबिलिटी में चला जाएगा। समझ आया बात। लाइफ मेंबरशिप फीस कहां चला जाएगा, लाइबिलिटी में चला जाएगा। इसके अलावा आपका रिसिप्ट आता है डोनेशन। क्या आता है, डोनेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है जनरल डोनेशन, और एक होता है स्पेशल डोनेशन।
जनरल डोनेशन क्या होता है? जनरली किसी भी पर्पज के लिए दिया जाता है, ये रख लीजिए डोनेशन है ना। समाज के उत्थान के लिए डोनेशन दे दिए, समाज के उत्थान के लिए मतलब उनका समाज जिनके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ये अलग अलग लोग अपना अपना समाज बनाते हैं, कभी जैन समाज बनता है, कभी गुप्ता समाज बनता है, कभी जायसवाल समाज बनता है, कभी जाट समाज बसता है, कभी कभी मतलब ऐसे ही जैन समाज बनता है, ऐसे बहुत सारे समाज बनते हैं, या बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सोशल सोसाइटी के लिए काम करता है, हरिजन समाज बनता है, सब समाज बनता है। अब ये सब समाज जो बना वो ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पर वो लोग क्या करते हैं, ये अपने इनकम का कुछ पार्ट डोनेशन देते हैं। क्या देते हैं? डोनेशन देते हैं, अपने इनकम का कुछ पार्ट डोनेशन देते हैं। वो डोनेशन जो होता है दो तरह का होता है, एक तो होता है जनरल और एक होता है स्पेशल। एक मिनट बंद कर देते हैं। नहीं ऐसा बात नहीं है, हम उधर से देख रहे थे, तो चुप रहो। अच्छा देखो, जनरल डोनेशन जनरली यूज हो सकता है, तो ऐसे डोनेशन को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू के कैपिटल। जनरल डोनेशन के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो वही ट्रीटमेंट होता है जो एंट्रेंस फीस के साथ होता है। कुछ नहीं बोला है तो क्या है ये? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, बट डिपेंड करता है अमाउंट पे। अगर ये ह्यूज अमाउंट होता है, ठीक है, जैसे देखेंगे सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, डोनेशन बहुत ज्यादा है, लाखों में है, सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 लाख है और डोनेशन 10 लाख है, ऐसा दिया हुआ है, तो आप उसको जनरल डोनेशन को कैपिटलाइज्ड बना सकते हो एक नोट लिखकर। आप जब नोट लिख दोगे ना कि ये हम जनरल डोनेशन को ट्रीटेड किया किए हैं, कैपिटलाइज्ड ट्रीट किए हैं, तो वो आपका लाइबिलिटी में चला जाएगा। लेकिन एक होता है स्पेशल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन मतलब किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया जाता है। एनुअल फंक्शन हो रहा है ना, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड हो गया, या फिर बिल्डिंग फंड हो गया, ये सब चीजों के लिए नाम दिया रहता है। तो ये जो होता है ना स्पेशल डोनेशन, जैसे देख लीजिएगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड, ऐसा डोनेशन मिल रहा है, किस लिए? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड, है ना, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड, प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके लिए फंड दिया गया। ये ध्यान से सुनो, आता नहीं होगा किसी को, ये ध्यान से सुनो। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड के लिए पैसे दिए गए, मेंबर्स लोग पैसा दिए। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसका काम है यही है कि भाई माध्यमिक या उच्च माध्यमिक या अपने 10 क्लास के बोर्ड या 12 क्लास के बोर्ड, आईएससी, सीबीएसई, जो भी बोर्ड हो, उसमें जो छात्र छात्राएं अच्छे नंबर लाए हैं उनको प्राइज दिए जाएंगे इस साल, है ना। अब वो जो दिया जा रहा है प्राइज, उसके लिए फंड इकट्ठा किए जाएंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड। मान लीजिए पिछले साल में 10,000 रुपया बचा था, इस फंड में कितना बचा हुआ था? 10,000। और इस बार हम लोगों को डोनेशन मिला कितना? इस चीज के लिए कितना डोनेशन मिला वो समझ लेते हैं। हम लोग को डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग दिस ईयर इज 1,10,000। कितना मिला? तो हमारे पास टोटल फंड कितने हो गए हैं? 1,20,000। टोटल फंड कितने हो गए? 1,20,000। अब आपने खर्चे किए, मान लीजिए इसमें लेस प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉस्ट ऑफ प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड कितना हो गया? प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉस्ट ऑफ प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड मान लीजिए आपने किया कितना? 80,000। ये आपका दिया हुआ पेमेंट साइड में कि इतना का प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बचा हुआ 40,000 रुपया कहां जाएगा? बचा हुआ 40,000 रुपया कहां जाएगा? बचा हुआ 40,000 रुपया चला जाएगा लाइबिलिटी में। कहां चला जाएगा? लाइबिलिटी में। क्योंकि ये 40,000 प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड है, अगले साल जब प्राइस दिया जाएगा तो इस फंड का यूज किया जाएगा, क्योंकि स्पेशल है। क्या है ये? स्पेशल फंड है। तो स्पेशल फंड का यूज स्पेशल कामों में ही किया जाएगा जिस चीज के लिए वो बना गया है। अब यहां पर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड है, ये मतलब समझ में आया आप लोगों को? अगर मान लीजिए ये खर्चा जो है
और फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब कहीं नहीं जाएगा, लिखा हुआ है रिसिप्ट में, लिखा हुआ है कि इतना आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिला 1,10,000, ये रिसिप्ट में लिखा हुआ है। और पेमेंट में लिखा हुआ है कि इतना आपने खर्चा किया, तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। ओपनिंग फंड नीचे दिया रहेगा, ओपनिंग में कितना है, तो ओपनिंग फंड रहेगा, इस बार जितना डोनेशन मिला वो हम लोग लिखेंगे, 1,20,000 हो गया, जिसमें से हम यूज कितना किए, 80,000, तो बचा कितना, 40,000। तो 40,000 ना तो रिसिप्ट, ना तो इनकम में आएगा, ना एक्सपेंडिचर में आएगा, कहां चला जाएगा, लायबिलिटी में, याद रखिएगा। दूसरा मान लीजिए एक चीज यही है, इस खर्चे के जगह पर, इस खर्चे के जगह पर हम यहां खर्चा कर देते हैं 1,40,000, कितना कर देते हैं, हमारा रुपया कितना था 1,20,000, हमने खर्चे कितने कर दिए, 1,40,000 का खर्चा हो गया, अब 20,000 बचा, ये 20,000 कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कहां जाएगा, कहां, किस तरफ, एक्सपेंडिचर की तरफ, कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर की तरफ, याद रहेगा। ये सारे मैंने सोर्स ऑफ इनकम बताए जो आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, हर क्वेश्चन में मिलेगा, सब्सक्रिप्शन मिलना ही मिलना है, गारंटी है, 100% रेवेन्यू, एंट्रेंस फीस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ज्यादातर नहीं बोलता है तो रेवेन्यू, लाइफ मेंबरशिप फीस एक तो बोल ही दिया लाइफ टाइम के लिए मिला है, तो क्या हो गया ये कैपिटल। डोनेशन में नेचर डिपेंड करता है कि अगर कोई इस चीज के लिए स्पेशल डोनेशन मिला, जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन में बिल्डिंग के लिए मिला है, किसके लिए मिला है, तो वो कौन सा एक्सपेंसेस हुआ, वो कौन सा रिसिप्ट हुआ, बिल्डिंग के लिए मिला तो स्पेशल फंड है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिसिप्ट साइड में डोनेशन रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग फंड, तो आप क्या उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखोगे, नहीं लिखेंगे, कहां जाएगा वो लायबिलिटी में जाएगा। साफ साफ तो बता दिया बिल्डिंग के लिए मिला है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है कि आपका खर्चा कितना हुआ। एंडोमेंट फंड भी लिख सकता है इसकी जगह पर, थोड़ा घुमा फिरा कर, एंडोमेंट फंड, कौन सा फंड, करना कुछ नहीं है, वही एंडोमेंट फंड ही हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट कोई भी फंड के लिए अगर मिला है ना आपको, कोई भी फंड के लिए पैसा मिला है तो हम लोग क्या समझेंगे, लायबिलिटी, क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा और लायबिलिटी में, एंडोमेंट फंड। एक और होता है जिसको लेकर क्वेश्चन घुमाता है, लिगैसी, लिगैसी क्वेश्चन में दे दिया, लिगैसी रिसिप्ट साइड में, क्या समझोगे लिगैसी, विच टाइप ऑफ रिसिप्ट दिस, क्या होता है ये लिगैसी, जब कोई मरता हुआ आदमी अपने प्राण को त्याग कर रहा है, उस समय वो बोला कि मेरे जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो इस समाज के नाम हो गए, इस संगठन के नाम हो गए, इस चीजों के नाम हो गए, मतलब हमारे क्लब या जो भी है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो एनजीओ को या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को वो हवाले कर दिया है, उसके लिए वो इनकम हो जाता है। कौन सा इनकम, कैपिटल, कौन सा इनकम, कैपिटल। तो लिगैसी अगर दिया रहेगा आपके रिसिप्ट में तो आप क्या मानोगे, कैपिटल रिसिप्ट। कौन सा रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ये कौन सा रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, कहां जाएगा, लाइव। एसेट्स में कोई भी नहीं जाता है, रिसिप्ट में याद रखिएगा, एसेट्स आपको ऑप्शन देगा, अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर कहीं पे भी फेस करना पड़े तो ऑप्शन देगा आपको, एसेट्स में जाएगा, लेकिन कोई भी रिसिप्ट्स, कोई भी इनकम एसेट्स नहीं बनता, वो लायबिलिटी ही जाएगा, कहां जाएगा। तो ये सारे रिसिप्ट्स हैं। अब आप देख लीजिए इसमें से जितने भी रिसिप्ट्स हैं मैं सबको अलग अलग बता दिया आपको। पेमेंट के साइड में जो रेवेन्यू टाइप के होते हैं वही जाएगा, जैसे स्टेशनरी हो गया, सैलरी हो गया, डॉक्टर टू ऑनोरेरियम टू डॉक्टर। जैसे मान लो मेरा एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है आईएलएस के जैसे, आईएलएस कौन सा हॉस्पिटल है वो, आईएलएस प्राइवेट हॉस्पिटल है। वुडलैंड कौन सा हॉस्पिटल है वो, प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो वहां पर जो डॉक्टर पैसा लेते हैं उनको फीस बोला जाता है, उनको सैलरी बोला जाता है, क्योंकि डॉक्टर वहां पे काम करते हैं। लेकिन अगर मेरा कोई नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर जो डॉक्टर पैसा लेते हैं ना उसको हम ऑनोरेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑनोरेरियम। पैसा देते हैं लेकिन उनके ओनर में देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑनोरेरियम।
ऑनोरेरियम कौन सा इनकम हुआ, कौन सा एक्सपेंसेस हुआ, रेवेन्यू। बस नाम चेंज कर दिया है, सैलरी को ऑनोरेरियम बोलता है, वैसे सैलरी भी बोलेगा, वो सैलरी भी दे सकता है किसी डॉक्टर को, तो भी वो रेवेन्यू हुआ। समझ में आया, वो क्या हुआ, वो रेवेन्यू हुआ। तो रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस समझ जाइएगा। कैपिटल का मतलब कभी कभी कोई फिक्स एसेट्स बेच दिया या खरीद लिया, वो कैपिटल नेचर का हो गया। और रेवेन्यू का मतलब रोज रोज, हर साल, हर महीना होता ही रहता है। ठीक है। अब एक लास्ट जो इस पे क्वेश्चन हो सकता है वो होता है, रिसिप्ट साइड में लिखा है सेल ऑफ फर्नीचर। रिसिप्ट साइड में क्या लिखा है, सेल ऑफ फर्नीचर, ब्रैकेट में लिख दिया कॉस्ट 2000, और कितना में बेचा है, ये रिसिप्ट में लिख दिया 1500 में। कितना में बेचा है, अभी बताइए ये 1500 का जो सेल है फर्नीचर है, 1500 का जो सेल ऑफ फर्नीचर है किधर आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किधर आएगा। 1500 में जो सेल किए हम फर्नीचर को, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किधर आएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के चीजें आते हैं, बोला कि नहीं, तो किधर आएगा, नहीं आएगा। अरे महारानी, अरे सुनिए ना, बस 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 बंद करिए। अच्छा, मैं उसमें नहीं आएगा, बस वही बात हो रहा है। दूसरा नंबर चीज, 2000 का था ना कॉस्ट, इस 2000 के चीज को हम कितना में बेचे, कितना का लॉस हुआ, ये 500 का लॉस किधर आएगा, एक्सपेंडिचर साइड, ग्रेट। और ये 1500 कहां जाएगा, ये 1500 जाएगा रिसिप्ट, रिसिप्ट साइड में तो गया ही है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में। अगर दोनों अकाउंट बोला जाए कि कौन सा चीज कहां पे आएगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में इतना ही लिखा हुआ है। समझ आया बात। तो ये 500 कहां जाएगा, डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये लॉस हो गया, लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, या कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी एसेट्स जिसको लॉस में बेचा तो पीएल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे। समझ आए बात। अब देखिए, अगर ये फर्नीचर का कॉस्टिंग है 2000, कॉस्टिंग कितना है, और रिसिप्ट हुआ है 2500, रिसिप्ट कितना हुआ है, कॉस्ट कितना है, तो बताओ 2500 कहां जाएगा, 2500 रिसिप्ट एंड पेमेंट में ही रहेगा। क्या जाएगा, 500 रुपया कितना प्रॉफिट हुआ कि नहीं, 500 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट कहां जाएगा, इनकम साइड में जाएगा। वेरी गुड, 500 रुपया कहां जाएगा, इनकम साइड में जाएगा। क्लियर हुआ, 500 रुपया कहां जाएगा, इनकम साइड में जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी एसेट्स हुआ। एक ये हो गया, सारा चीज रिवीजन हो जाएगा। अभी ये हो गया तो पूरा, अभी इसमें कोई स्पेसिफिक सम नहीं पकड़ रहे हैं हम, सारा चीज जो जो चीजें आते हैं इसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या चीज आना चाहिए, क्या चीज नहीं आना चाहिए, वो सब मैं बता दिया। लास्ट एक चीज हो गया कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा हुआ है। अभी इन्वेस्टमेंट कौन सा नेचर का होता है बताइए। इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख, कैपिटल नेचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां आएगा, और यहां लिखा हुआ 9% इन्वेस्टमेंट, यहां लिखा हुआ है 8% इन्वेस्टमेंट, और ये हुआ है ऑन 1/7/2023 को, और बुक क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2024 को। ये नीचे लिखा हुआ है, ये बैलेंस शीट बनाना है इस डेट पर। 8% इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड में लिखा हुआ है, 8% इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड में लिखा हुआ है 1 लाख रुपया। कितना लिखा हुआ है, 1 लाख रुपया। कब किया है इन्वेस्टमेंट, 1/7/23 को। तो 1/7/23 को अगर आप इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया का किए हो, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट होता तो कैपिटल नेचर का है, वो तो नहीं आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड तो आएगा ना।
अच्छा, रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है वो तो आएगा ही, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है वो आएगा ही, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्यूरल बेसिस पे बनाया जाता है, बाकी रहेगा तो भी आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग रिसिप्ट साइड में लिखेंगे ना, सॉरी इनकम साइड में लिखेंगे ना, कितना पे कैलकुलेट होगा, 1,00,000 का 8% इंटू 9/12 कितना हुआ, 6,000। 6,000 पूरा आ जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में के कुछ पार्ट अगर आपको नहीं मिले हैं तो, लेकिन अगर मान लीजिए रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000 पहले से ही लिखा हुआ है, रिसिप्ट साइड में कितना आया है 3,000, और आपने कैलकुलेशन करके कितना देखा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे वो इनर कॉलम में लिखेंगे और उसमें 3,000 बाकी का ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोलकर इनकम रिसिप्ट में रहता है तो 6,000 हम लोग निकाले ना इस साल का इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट, बाकी का कितना आउटस्टैंडिंग अभी भी रहा, तो 3,000 हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ में आया चीज? ठीक है। अब कभी कभी एक चीज आता है ऐसे नीचे एडजस्टमेंट में, स्टेशनरी, और एक चीज लिखा रहता है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी ये ओपनिंग डेट है और ये क्लोजिंग डेट है। ये ओपनिंग डेट है और ये क्लोजिंग डेट है, मतलब ये पिछले साल का क्लोजिंग डेट, ये इस साल का क्लोजिंग डेट लिखा है। स्टेशनरी में है शुरू में 10,000 है, बाद में 8,000 है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी में शुरू में 12,000 है और बाद में 15,000 है। और ऊपर पेमेंट साइड में, रिसिप्शन साइड के पेमेंट साइड में, रिसिप्शन पेमेंट में पेमेंट साइड में लिखा हुआ है पेमेंट फॉर स्टेशनरी। ये जरूरी नहीं है कि ये स्टेशनरी के लिए हो, ये स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए भी हो सकता है, ये मेडिसिन के लिए भी हो सकता है, कोई भी चीज के लिए ये हो सकता है। पेमेंट फॉर स्टेशनरी हुआ है 40,000। अब आपको बताना है अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना, डेबिटेड, अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट डेबिट होगा एज स्टेशनरी कंज्यूम्ड बोलकर, यही ना हो गया ये। जब ऐसा कोई चीज दिया रहे एडजस्टमेंट, ये तो नीचे एडजस्टमेंट में रहेगा, और पेमेंट साइड में लिखा हुआ पेमेंट फॉर स्टेशनरी 40,000, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड या अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कुछ भी चीजों के बारे में ये दे सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 अकाउंट बना लेते हैं। पहला अकाउंट कौन सा, स्टेशनरी का, दूसरा अकाउंट क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का। स्टेशनरी एसेट्स है ना, इसका डेबिट होता है यहां पे टू बैल बीडी। ओपनिंग कितना था स्टेशनरी का, 10,000 है ना ओपनिंग, टू बैल बीडी। क्लोजिंग लिखेंगे बाई बैल सीडी, कितना 8,000। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्या होता है ओपनिंग में, बाई बैल बीडी कितना, बोलो, पता नहीं, अच्छा पता चल जाएगा, 12,000। क्लोजिंग में कितना है, 15,000। पेमेंट फॉर स्टेशनरी कितना हुआ है पेमेंट साइड में, पेमेंट फॉर स्टेशनरी कितना हुआ है पेमेंट साइड में, पता नहीं सर, पता नहीं सर, क्वेश्चन थोड़ी लिख रहे हैं। 40,000। तो यार 40,000 पेमेंट होता है तो हम क्रेडिटर को करते हैं ना, तो क्रेडिटर में लिखेंगे टू बैंक, कितना का पेमेंट हुआ, सिंपल सा स्टेप है, बीडीसीडी स्टेशनरी का,
BDCD क्रेडिटर का जो पेमेंट होता है वो क्रेडिटर में लिखना है। इसके बाद इसको क्लोज करना है, इसको क्लोज करना है। क्लोज करिए। 40 और 15 55, 55 माइनस 12 कितना हुआ? ये 43,000 क्या हो गया? बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी। तो स्टेशनरी में जब बाई हो गया 43,000 तो स्टेशनरी में यहां पे लिखेंगे टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितना रुपया? 43,000। अब हम लोग इसके बैलेंसिंग फिगर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेज देंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना हुआ ये हो गया 53, यहां पे भी 53, 8,000 चला गया, कितना बचेगा? 45,000 स्टेशनरी कंज्यूम्ड हुआ, ये आंसर 45,000 स्टेशनरी कंज्यूम्ड हुआ, ये आंसर हो गया। समझ आया? तो जितने भी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं, ठीक है, सिवाय सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग, ये वगैरह जो चीज होता है वो हम लोग सम के साथ करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उसको हम लोग यहां पर रिवीजन कर दिए, ठीक है। तो ये ब्रीफ में ऐड हुआ है आपके यहां पर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एकदम मतलब एक छोटा सा क्लास में सारा का सारा चीज रिवीजन करवा देना। हो गया सब चीज। अब आप इसके ऊपर सम कर सकते हो। एक बार क्लोज करो।